जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोशन का सेकंड टॉपिक यानी सेकंड पार्ट सही आपका। ये जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आने वाले आपके रेलवे एसएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो ये क्वेश्चंस है मोशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको एनालाइज करवाए जाएंगे, रिविजन करवाए जाएंगे, जो आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे मोशन के प्रकार, ठीक है ना। मोशन कैसे लगता है, हम मोशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग फोर्स कैसे अप्लाई होता है, कितने ज़्यादा फोर्सेस हैं, तो उसके बारे में हम आपको डिस्कशन कर दिए थे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन, यानी जनरली जो मोशन का चैप्टर स्टार्ट होता है, जो मोशन जहाँ से हमको पढ़ना है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन, मोशन के नियम, गति के नियम। जैसे आपको पता है कि सर आइजैक न्यूटन ने ही गति का नियम दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने किसका नियम दिया था? गति का नियम। तो गति के नियम से रिलेटेड 3 नियम दिए थे, ठीक है ना। कौन कौन? पहला नियम न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते चलेंगे, लेकिन उसके पहले जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग कुछ और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है ये, जैसे देखिए क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ग्राफ या बोल सकते हैं ग्राफिकल फार्मूला भी पूछा जा सकता है। जैसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कहने का मतलब क्या, न्यूमेरिकल टाइप के जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना ग्राफिकल फार्मूले के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ग्राफिकल फार्मूला कहने का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए तो ग्राफिकल फार्मूले से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल से जैसे क्वेश्चन आएंगे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसी वस्तु का वेग ये, या बोल सकते हैं किसी वस्तु का वेग u है, उसे v बनाने के लिए कितने त्वरण की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, यदि फिजिक्स से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, डेफिनेशन से रिलेटेड रहेगा, यानी डेफिनेशन बेस्ड रहेगा। 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेशन बेस्ड रहेगा, डेफिनेशन के हिसाब से आपका आंसर देने हैं। यानी जो क्वेश्चन रहेंगे वो डेफिनेशन में उसका आंसर छुपा हुआ रहेगा। तो साथ में साथ हम लोग डेफिनेशन को भी देखते चलेंगे, उसकी परिभाषाओं को भी देखते चलेंगे, तब हमें जाकर के क्लियर होगा। जैसे देखिए मैं आप मेहनत करिएगा तभी कुछ होने वाला, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला, सबको पता है। चलिए तो ध्यान देते हैं अपनी क्लास की ओर। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या क्लास की ओर हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ग्राफिकल फार्मूला में हमारे 5 चीज होते हैं। कितने चीजें हैं? 5 चीजों को पढ़ना है। सबसे पहला जो पढ़ना है वो हमारा u है, दूसरा जो पढ़ना है वो v है, तीसरा जो पढ़ना है वो s है, इसके बाद आ जाएगा a हो जाएगा, उसके बाद t हो जाएगा। ये आपके 5 चीजों से मिलकर ही पूरा का पूरा मोशन बना हुआ है। ये 5 चीजें जो है इसको पढ़ने से हमें पूरा का पूरा मोशन पढ़ना है। ये 5 चीजें ही हमें मोशन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। यानी मोशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको ये 5 चीजों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये 5 चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसे डिराइव कर दूं, यह क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं कि u को क्या कहते हैं, तो u को हम लोग जनरली कहते हैं इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, या बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रारंभिक वेग, क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग बोलते हैं। इसके बाद हमको v को कंसीडर करना है, तो v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, या बोल सकते हैं अंतिम वेग। s इज इक्वल टू हमारा हो जाता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, पता होगा आपको डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन को हम टर्म करते हैं s से, विस्थापन को हम लोग टर्म करते हैं। a इज इक्वल टू हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण कहने का मतलब क्या आपका हो जाएगा, ये हमारा a से हम लोग किसको टर्म करते हैं? त्वरण को टर्म करते हैं a से। आपका बचा t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा टाइम बिफोर समय, क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो ये 5 चीजें आपको मोशन पढ़ने से पहले जानकारी अति आवश्यक है। इसी से ग्राफिकल फार्मूला हमारा बनेगा। तो ग्राफिकल फार्मूला होता क्या क्या है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले u इज इक्वल टू हमको प्रारंभिक वेग याद करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू आपका अंतिम में होगा, s इज इक्वल टू आपका विस्थापन हो जाएगा, t इज इक्वल टू आपका समय हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपका एक्सेलरेशन, त्वरण हो जाएगा। तो आपको सारे का वैल्यू ज्ञात होना चाहिए। यदि क्वेश्चन आपको बनाते समय न्यूमेरिकल दे दे, आपको u का वैल्यू दे दे, v का वैल्यू दे दे, a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलेगा, आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन कोई क्वेश्चन बनाते समय आप एक बात पर गौर हमेशा करिएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो सारे चीजों को निकाल लेना है जो उस क्वेश्चन में पूछे गए, दिया हुआ क्वेश्चन में। क्योंकि आप क्वेश्चन से निकालते चलिएगा तो आपका क्वेश्चन आसान होते चला जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ ली, फिर उसे दोबारा पढ़ करके छांट रहे हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आपको हर क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम समय दिए जाते हैं।
तो आप क्वेश्चन को पढ़ते आवर में ही यानी पढ़ते समय में ही हमको क्या करना है, उसमें सारे दिए हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आपको छांटना है, अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेना उसे, तब आपका क्वेश्चन आसान तरीके से और जल्दी से जल्दी आप उसे डील कर पाइएगा। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। तो फार्मूला हमारा होता क्या है, तो फार्मूला को देखते हैं क्या करते हैं। देखिए सबसे जो पहला फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे, देखिए 3 फार्मूला हमें दिया गया था। 3 फार्मूला कौन कौन सा फार्मूला दिया गया था, सबसे पहला फार्मूला आपको पता होगा v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फिर से हम रिपीट करते हैं, v बराबर, या सब रिपीट कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे आपको पहला जो फार्मूला आपको दिया गया था, या बोल सकते हैं लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम, गति का नियम 3 फार्मूला पे डिपेंड करता है। या देखिए फर्स्ट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। उसके बाद जो सेकंड फार्मूला होगा, सेकंड फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फार्मूला देखिएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वो थर्ड जो हमारा फार्मूला होगा वो आपका होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका होगा 3 फार्मूला आप पे डिपेंड करता है। सबसे फार्मूला होगा पहला जो v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको 3 फार्मूला से ही आपका जो ग्राफिकल फार्मूला जो बोला जाता है वो टर्म करते हैं, ठीक है ना। ये 3 फार्मूला से आपका क्या बनेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए क्या है, ये 3 फार्मूला ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे देखिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट भी करते रहिए, और नहीं है नोट करना, नहीं हम अभी नहीं नोट करेंगे तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में जाकर नोट्स इसका बनाते चलिएगा। बिना नोट्स बनाए आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तब तक नहीं कुछ होगा। नोट्स बनाने से क्या होता है, आप उसे रिवाइज करने का आपको ऑप्शन आ सकते हैं। अब हम पढ़ाते चले और आप सिर्फ देखिएगा तो बाद में आपको पढ़ने का मन करेगा, तो आप फिर हमारे वीडियो की तरफ आइएगा। आपका लिखा हुआ चीज आप मान लेते हैं कि लिख कर चलिएगा, तो आप जब उसे देखिएगा तो लिखा हुआ आपका खुद का लिखा हुआ चीज जल्दी याद होगा, ठीक है ना। तो मेहनत और डेडिकेशन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेहनत और डेडिकेशन आप रखिएगा तो आपको जल्दी से जल्दी गोल अचीव होने वाला है, ठीक है ना। जैसे देखिए न्यूटन थे, न्यूटन ने ही क्यों बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, न्यूटन ने ही क्यों बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। जैसे और तो बहुत लोग थे जिनके सामने शेप गिरा था, जिनके सर पे शेप गिरा था, लेकिन सब लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन न्यूटन के पास गिरा तो न्यूटन ने उसी समय सोचा आखिरकार ये गिरा क्यों। तो डेडिकेशन एक ऐसा चीज है जो किसी इंसान को यानी कब क्या सोचना चाहिए, कब कैसे सोचना चाहिए वो आपको तय करना है। आपका सबसे सोच अलग है तो ही आप कुछ अलग कर पाइएगा, नहीं तो सभी की तरह आप भी समाज में जैसे हैं वैसे रह जाइए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आगे की। आगे को देखिए पढ़ना क्या है, हमें v बराबर u प्लस at बताया, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर बताया, फिर बताया आपको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इस 5 प्रकार के, ये जो 5 प्रकार के आपको मान बताए हैं v u s a t, इस पर जो सारे लॉ डेराइव किए जाते हैं, इसी पे सारे लॉ डेराइव किए जाते हैं। देखिए आपका यहाँ पर u है, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर v है तो यहाँ v मिल जाएगा, आपको v मिल गया। उसके बाद a है तो a मिल जाएगा। यानी यही 5 आपको जो टर्म नजर आ रहे हैं, इसी टर्म पे हम लोग 3 फार्मूले को डेराइव किए हैं। तो 3 फार्मूला हमारा कौन कौन सा है, v बराबर है u प्लस at, s बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए तो ये सारे फार्मूला जो सारे 5 चीज जो नजर आ रहे हैं आपको 5, इसी पे हम लोग तीनों का तीनों फार्मूला को डिराइव किए। चलिए तो आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, जैसे देखिए इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, या आप बोल सकते हैं फोर्स के बारे में पढ़ना है, फोर्स या फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स हमारा होता क्या है ना। तो फोर्स देखिएगा कैसे, आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया था आपको कि ये हमारा बिंदु A है, ये हमारा बिंदु B है, ठीक है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो यहां से यहां तक यानी किसी वस्तु को यहां से यहां तक जाने में कोई आपका उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा, तभी वह वस्तु यहां से यहां तक आपका विस्थापित होगा। आपको हम बताए थे, या बोल सकते हैं कि जो इसका बेस या बोल सकते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न करने के लिए, गति उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, तो फोर्स। जब तक फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा तब तक उसमें गति उत्पन्न नहीं होगा।
जब तक फोर्स नहीं अप्लाई होता है तब तक उस वस्तु में गति उत्पन्न नहीं हो सकता है। देखिए फोर्स यहाँ पर दो प्रकार के और आ सकते हैं, जैसे देखिए दो प्रकार के कहने का मतलब क्या, पहला आपका जो आ जाएगा वो अनबैलेंस्ड असंतुलित, दूसरा हो जाएगा बैलेंस फोर्स, दूसरा हो जाएगा संतुलित बल। एक हो जाएगा असंतुलित और दूसरा संतुलित फोर्स। या कहने का मतलब किसी भी वस्तु को मूव करवाने के लिए उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता होती है, असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। अब यहां से बात आता है कि असंतुलित बल की ही आवश्यकता क्यों होती है, तो आगे हम लोग देखते हैं असंतुलित बल की आवश्यकता ही क्यों होती है। जैसे देखिएगा कुछ और बताना चाहेंगे आपको, जैसे देखिए किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए बोले हैं बल, तो कहने का मतलब देखिए बल कहने का धक्का है, आप उसे धक्का दीजिए या उसे खींचिए, आप उसे धक्का दीजिए या उसे खींचिए। या धक्का देने का मतलब देखिए कहीं कहीं आपको गए होंगे या मॉल वगैरह कुछ भी, तो आपको कांच का गेट लगा होगा, कांच के गेट में चाहे तो आपको लिखा होगा पुश या पुल, पुश या पुल। पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है खींचना। तो पुश या पुल, पुल कहने का मतलब देखिए आपको खुद की ओर खींचना है, पुश का मतलब क्या, आपसे दूर धक्का देना है, ठीक है। तो दो चीजों आपके करनी है, दो चीज करिएगा तभी उस वस्तु में मोशन उत्पन्न होगा। तो देखिए ये दोनों में आपको क्या करना है, हमेशा का हमेशा असंतुलित बल अप्लाई होगा, असंतुलित अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा। कैसे, कौन सा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होता है। कैसा, असंतुलित बल, ध्यान दीजिएगा असंतुलित बल अप्लाई होता है। कौन सा बल अप्लाई होता है, असंतुलित बल। उसके बाद देखिएगा असंतुलित बल के बारे में देखते हैं, तो असंतुलित बल ही क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आपको एक बात, एक डेफिनेशन या सॉरी एक एग्जांपल के थ्रू हमको समझाना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक संतुलित बल, ठीक है ना, संतुलित बल, ठीक है ना, संतुलित बल, इसको हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, ठीक है। इससे सबसे पहले देखिए यहां से क्या हम लोग कर रहे हैं, एक टेबल ले ली, सॉरी थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा, चलिए हम लोग यहां ले लेते हैं, यहीं पर मान लेते हैं, ठीक है ना, यहीं पर, इसे हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद यहीं पे मान लेते हैं, यहीं पे मान लेते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, संतुलित के बारे में। तो देखिए संतुलित के बारे में कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक टेबल ले लिया, एक टेबल कंसिडर किया, और टेबल के ऊपर मैंने ये क्या रखा, ईंट रखा, ब्रिक्स, ठीक है। इस ईंट को मैंने रखा, चलिए ईंट है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, एक यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। यह व्यक्ति इस ईंट को इधर की ओर खींच रहा है और यहां पर जो बल अप्लाई हो रहा है वो 10 न्यूटन का बल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहां पर कोई व्यक्ति है जो ईंट को इधर की ओर खींच रहा है, इधर की ओर बल लगा रहा है, इधर की ओर, और यह जो बल लगा रहा है वो कितना न्यूटन का बल लगा रहा है, 10 न्यूटन का। तो क्या इस स्थिति में आप बता सकते हैं कि दोनों बल का मान सेम है, तो वस्तु क्या यहां से यहां मूविंग होगा, यानी यहां से यहां कहीं भी कुछ दूरी में विस्थापित होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बल दोनों में सेम है। जब बल सेम है, ये जितना बल लगाकर उधर की ओर खींच रहा है उतना ही बल लगाकर वो इधर की ओर खींच रहा है। जब दोनों बल का मान सेम हो तो यहाँ पर वस्तु विस्थापित नहीं होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं किसी भी वस्तु में स्थान परिवर्तन या गति लाने के लिए आपको कैसी फोर्स की आवश्यकता हो सकती है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की, असंतुलित बल की आवश्यकता हो सकती है। तो यहां से जैसे हम देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, असंतुलित बल कहने का मतलब यहां से मैंने इस बल का मान को चेंज करके हम इस बल के मान को हम 20 न्यूटन कर दें। कितना न्यूटन कर दें, 20 न्यूटन। जब मैंने यहां पर 20 न्यूटन किया, जब मैंने बल के मान में चेंज किया कि इधर या 20 न्यूटन के बल के साथ खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है यह जो ईंट है इधर की ओर आएगी, इधर की ओर आएगी, कहां आएगी, इधर की ओर आएगी। तो देखिए ध्यान से, यहां पर 10 न्यूटन का बल था और यहां पर 20 न्यूटन का बल था, तो दोनों बल का सेम है, नहीं, यह दोनों बल अलग अलग है, या बोल सकते हैं असंतुलित बल है। जब बल असंतुलित था, संतुलित नहीं था, तब वस्तु में विस्थापन या गति उत्पन्न हुआ था। जब वस्तु में विस्थापन या गति उत्पन्न होगा तो आप वहीं से समझ जाइएगा कि बल हमेशा क्या लग रहा है, असंतुलित लग रहा है, अनबैलेंस्ड लग रहा है। कैसा बल लग रहा है, अनबैलेंस्ड बल लग रहा है। क्या बल लग रहा है, अनबैलेंस्ड लग रहा है, ठीक है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब भी वस्तु में विस्थापन या गति करवाना हो तो अनबैलेंस्ड, असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो यहां से हमने एक बात जान लिया। आगे देखेंगे जो बल अप्लाई होता है, तो बल से रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। F इज इक्वल टू, बल लगता किस पे है, तो कोई वस्तु पे, उस वस्तु का हम लोग द्रव्यमान मान लेते हैं कितना, m। वस्तु हमेशा, वस्तु का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, m। वस्तु देखिए क्या रहेगा,
इधर गमन करेगा या इधर गमन करेगा। जिधर बल का मान ज्यादा होगा वस्तु उधर की ओर गमन करेगा। तो गमन करेगा कहने का मतलब वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो जो वस्तु आएगा वो त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यानी F का जो फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हैं वो F बराबर फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू ए, द्रव्यमान m इज इक्वल टू मास, m इज इक्वल टू मास, और a इज इक्वल टू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन या बोल सकते हैं आप त्वरण, क्या बोल सकते हैं त्वरण। तो त्वरण कह के इसको टर्म कर सकते हैं। तो यहां से आपका जो वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहां से आपका जो हो जाएगा बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणे। अब यहां से ऐसा यूनिट कोई बात कहेगा कि बल का ऐसा यूनिट होता क्या है, तो बल का ऐसा यूनिट आपको निकालने के लिए कहेगा तो आप बोल सकते हैं बल का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है ना। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, क्योंकि इसको डेराइव कौन किए थे? न्यूटन ने किया था। ठीक है ना। तो इसका डेराइव न्यूटन ने किया था, तो इसका ऐसा यूनिट क्या रखा गया? अपने नाम पर ही रख दिया इसने, न्यूटन रखा गया। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन। अगर ये यूनिट ना दिया रहे तो आप एक और यूनिट याद कर सकते हैं, द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी और त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहां से याद कर सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ अब इसे टर्म कर सकते हैं। तो यहां से हमने कितनी बातें बताई? सबसे पहला बात बताया कि मोशन जो होता है वो 3 या 5 चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहला u, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम। ये पांचों से बहुत सारे बोल सकते हैं, पांचों से 3 फार्मूला को डिराइव किया जाता है। डिराइव किया जाता है तो सबसे पहला फार्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। तो यहां से हमने 3 फार्मूला को डिराइव किया। ये 3 फार्मूला से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल दे सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल क्या रह सकता है, ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल के बारे में बात करें तो न्यूमेरिकल आपको यहां से यह पूछा जा सकता है कि मान ले किसी वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और आपका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा कि यहाँ 10 मीटर तक विस्थापित हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर तक विस्थापित हो रहा है, और टाइम यहाँ से मान लेते हैं 5 सेकंड है। कितना सेकंड है? टाइम 5 सेकंड है। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ए का वैल्यू एक्सेलरेशन त्वरण क्या होगा। तो आपको यह क्वेश्चन मतलब यह क्वेश्चन दिया रहे, कहेगा क्वेश्चन क्या इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो a इज इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन में ये ध्यान नहीं रहेगा कि आपको तीनों में से कौन फार्मूला को यूज करना है। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि यह जो क्वेश्चन है किस फार्मूले के ऊपर जाकर सेट होगा। तो यहां से आपको देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप उसमें से सारे वैल्यूज को क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद आप क्या करिएगा, u का वैल्यू देख रहे हैं तो u का वैल्यू आपको तीनों में लगभग नजर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद d का वैल्यू दिया हुआ है, तो d का वैल्यू देखिए, डिस्प्लेसमेंट d दे या s दे, डिस्प्लेसमेंट यहां से मैंने टर्म किया, या d को हटा के मैंने s लिख दिया। तो s का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो इस वाले फॉर्म में आपको s मिल रहा है, एक इस वाले फॉर्म में s मिल रहा है। यानी ये वाला जो फॉर्मूला है आपका कतई भी नहीं लगेगा, क्योंकि u था तो सारे में था, लेकिन s की बात आ गई तो s एक इसमें है और एक इसमें है। तो आपका जो ये वाला फॉर्मूला वो कतई लगेगा ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें s है ही नहीं। आगे देखेंगे हम लोग t, जब t को टर्म करेंगे टाइम, तो टाइम देखिएगा किसमें है, टाइम इसमें है, ये वाले फॉर्मूले में टाइम है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी ये वाला फॉर्मूला जो आपका है इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है। क्या इस फॉर्मूले में टाइम है? इस फॉर्मूले में टाइम नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका कतई नहीं लगेगा। तो जो फॉर्मूला आने वाला है वो आपका ये फॉर्मूला, कहने का मतलब आपका जो फॉर्मूला आएगा वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप टर्म कीजिएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को आपको सेट करके ये क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। तो आपको सोचना खुद पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को तह तक जाना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसे हम लोग देख रहे हैं।
आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछ देता है कभी कभी कि आपका जो बल का एसआई यूनिट होता क्या है, तो बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उसके बाद बोलेगा बल का एसआई यूनिट न्यूटन ना दे करके कुछ और दिया रहे तो आप हमेशा याद रखिएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से आपका त्वरण का भी एसआई मात्रक पता हो गया कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो यहां से सारे का हम एसआई मात्रक भी आपको बता देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आगे। तो मैंने बात क्या किया कि आपको हर एक फॉर्मूले का हर एक जो आपको 5 नंबर दिए गए थे उसके सारे का आपको एसआई यूनिट दिखा देते हैं। तो एसआई यूनिट कहने का मतलब सबसे पहला जो था हमारा यू था। यू कहने का मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। तो आपका वेलोसिटी वेग का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड से हम लोग टर्म करते हैं, ठीक है ना। वी वी भी वेग है लेकिन अंतिम वेग है, तो इसे भी वेग के कहने का मतलब, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा, यूनिट लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं, यूनिट मात्रक। तो इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला जो बचा मान लेते हैं हम एस है, तो एस कहने का मतलब विस्थापन। विस्थापन कहने का मतलब एक स्थान, देखिए विस्थापन क्या बोले थे, प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब बताया डिस्टेंस को हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं, तो मीटर में। तो इसका ये साइन क्या हो जाएगा, मीटर। अगला जो आएगा आपका ए इज इक्वल टू आपका आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो आपका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ए इज इक्वल टू होता है डीवी बटा dt। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां से आप निकाल सकते हो ए का जो वैल्यू होता है v इज इक्वल टू वेग, वेग करने का मतलब मीटर पर सेकंड, यहां मैंने लिख दिया मीटर पर सेकंड। समय करने का मतलब क्या, सेकंड होता है ना, समय को हम लोग सेकंड से टर्म करते हैं। तो ए इज इक्वल टू मीटर ऊपर बच गया, सेकंड को नीचे लाया, सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ए का जो आपका यूनिट हो जाएगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यहां तक बात समझ में आई। आगे जो आपका बचा हुआ है टी इज इक्वल टू आता है टाइम, और टाइम को किससे टर्म करते हैं, सेकंड से टर्म करते हैं। तो आपकी पांचों जो यहाँ पर चीजें आ गई वो आपको समझ में जरूर आ रही होगी, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सारे का यूनिट लिख सकते हैं और उसी के साथ साथ आप क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जिसको लगता है कि फिजिक्स एक बहुत हार्ड चैप्टर है, नहीं, आप हमारे साथ पढ़िए, आपको फिजिक्स बिल्कुल अच्छा लगने वाला है, फिजिक्स से एकदम प्यार होने वाला है, ठीक है ना, एकदम कतई आपको दिक्कत ही नहीं होगी कहीं पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे और एग्जाम में आप प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पा रहे होंगे, बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। जैसे मैंने यहां तक आपको पढ़ाया, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्य तथ्य जो आपको अभी तक बताते आ रहे हैं, क्या, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप देखिए क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना आपको है न्यूटन्स या बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति नियम, क्या बोला जाएगा इसे, न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम भैया पढ़ेंगे हम लोग। चलिए न्यूटन का गति नियम कहने, गति के बारे में पढ़ते हैं ना। गति का जो नियम दिया था वो न्यूटन महोदय ने दिया था। गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन महोदय ने। गति का नियम न्यूटन महोदय ने दिया था। वहीं आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रहों के गति नियम को कौन दिया था, तो यहां से आप टर्म कर सकते हैं केपलर, क्या, केपलर, याद रखिएगा। ग्रहों की गति का नियम कब आता जाए तो केपलर, और न्यूटन गति का नियम कब आता जाए, गति के नियम का, सिर्फ गति के नियम कब आता जाए तो क्या याद रखेगा आपको, न्यूटन। तो यहां से आप याद रखेगा हमेशा, जब ग्रह के बारे में बात आए तो केपलर, और सिर्फ गति के बारे में बात आए तो न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहां से कभी कभी लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आराम से देखेंगे। थोड़ा लग रहा हो कि जल्दी बोल रहे हैं, तो आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक चीजों की यहाँ पर बात नहीं हो रही है जो आपको यूज नहीं है एग्जाम में, बस वो ही बात, उसी चीज की बात हो रही है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको जो फालतू चीजें हैं जो आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे उसकी एक भी बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। बस एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन राइज किए जाते हैं उसी को हम लोग इस वीडियो में, जो आपको लगातार अभी वीडियो जो मिलने वाली है उस वीडियो में पढ़ते रहेंगे।
बिना स्किप के वीडियो को जरूर देखिए। चलिए, तो आपको बताएं गति के बारे में जब नियम आ जाए तो न्यूटन ने दिया था, और ग्रहों की गति का नियम जो बोलेगा तो आपको याद रखना है कैपलर। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं न्यूटन गति का नियम, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये बोल सकते हैं न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे। चलिए, तो प्रथम नियम की ओर चलते हैं। हम लोग का प्रथम नियम क्या है? हम लोग का प्रथम नियम है कि पढ़ना नहीं है, बस घूमना है। न्यूटन ने दिए थे प्रथम नियम गति से, दूसरे नियम भी गति से, तृतीय नियम भी गति से बनाए थे। ये अपने नाम के आधार पर ही गति का नियम रख दिए थे। न्यूटन गति का प्रथम, न्यूटन गति का द्वितीय, न्यूटन गति का तृतीय, है ना। चलिए, उस समय के वैज्ञानिक बहुत तेज थे भैया, अपने नाम पर बहुत सारे नियम बना दिए थे। पढ़ना हम लोग को पड़ रहा है, ठीक है, ना बनाते ना पढ़ना होता। उस समय ना सेव गिरता ना एक चैप्टर का निर्माण होता। सेव गिरा, एक चैप्टर बना दिया, उन्हें क्या था, बस बना दिए। पढ़ना तो हमें पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो होने वाला भी नहीं है, मतलब ना पढ़ेंगे तो उसमें भी चैन नहीं है, पढ़ना है। चलिए, न्यूटन गति का प्रथम नियम के बारे में बात करते हैं। क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहां से हम लोग बात कर लेते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बात करते के साथ आपको याद आना चाहिए, यहां पर एक चीज होता है, जो वर्ड यूज होता है वो रेस्ट, आराम। क्या होता है? आराम। दूसरा होता है आपका मोशन, कहने का मतलब कुछ रे बउआ, गति। याद है सबको? रेस्ट करने का मतलब आराम और मोशन करने का मतलब गति। दूसरे को वर्ड यूज होता है न्यूटन गति के प्रथम नियम में। तो चलिए देखते हैं, आराम कहने का मतलब और गति कहने का मतलब होता क्या है। आराम कहने का मतलब होता है कोई भी वस्तु रुका हुआ रहेगा। गति कहने का मतलब क्या होता है? तो कोई वस्तु चलता हुआ रहेगा। क्या दिक्कत यहां तक? चलिए, मैं आपको बात बताता हूं। मैंने एक बस को कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? एक बस। आपको पता होना चाहिए कि जब भी गति होगा है ना, तो सामने वाला के सापेक्ष में होता है ना। एक बस कंसीडर किया, यहां पर मैंने रखा एक खिड़की भैया है, इसको विंडो सीट मिला हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब हिल रहे हैं, चला रहे हैं, खिड़की वाला विंडो सीट मिल गया ना। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है इस खिड़की पे। तो सब व्यक्ति का साइज मैंने ऐसे ही बनाया था ना, इतना ही पैर था, इतना यहाँ था, ऐसा आकार ही था। यहाँ पर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, भैया लोग बैठा हुआ है, ऑफिसर साहब है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों विंडो के पास बैठे हुए हैं। चलिए, सामने ये तो बस चल रहा है, ठीक है, ये बस मूव कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मूव कर रहा है, जाना उसका काम है, जाएगा नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर कोई भैया है खड़ा, यहाँ पर कोई भैया खड़ा है। ये भैया ने अपना आंख से देखा, किसको देखा? इस वाले भैया को देखा। जब इस वाले भैया को देखा तो यह देखा क्या कि ये वाला भैया क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यानी मोशन की स्थिति में। ये वाला भैया क्या कर रहा है? मोशन की स्थिति में। लेकिन अंदर वाला भैया के लिए यह भैया आराम की स्थिति में, गति की स्थिति में नहीं है, आराम की स्थिति में। यह बात आराम से समझिएगा, यह बात समझ लेते हैं ना तो आपका पूरा का पूरा जो अभी तक पढ़ा है वो समझ में आ गया। ये नहीं समझते हैं तो जो अब तक बोले हैं वो बेकार चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले कि जो बाहर बैठा हुआ है यह व्यक्ति, यह खड़ा है यह व्यक्ति, उसके लिए यह व्यक्ति मोशन में है, गति में। लेकिन अंदर जो अगला व्यक्ति बैठा हुआ है इसके लिए यह व्यक्ति विरामावस्था, ठीक है ना। तो देखिए, जनरली होता क्या है, मोशन यानी न्यूटन गति के प्रथम नियम में कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न कार्य करे। यानी कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल काम न करे। जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल काम नहीं करेगा तब तक क्या रहेगा? वो वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहेगा। यही है न्यूटन गति का प्रथम नियम। जैसे कहने का मतलब है कि कोई वस्तु आराम की स्थिति में है तो अपनी आराम की स्थिति में ही रहना चाहेगा।
कोई भी वस्तु गति की स्थिति में है तो गति की स्थिति में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आप बोल सकते हैं जनरली, आप बोल सकते हैं डेफिनेशन तौर पर बोल सकते हैं कि न्यूटन गति के प्रथम नियम से यह साबित होता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना काम करे, अनबैलेंस फोर्स ना काम करे। अनबैलेंस फोर्स काम करेगा तो वस्तु रुक जाएगा, अगर बैलेंस फोर्स काम करेगा तो वस्तु नहीं रुकेगा, क्योंकि मतलब बताए थे आपको कि वस्तु को मोशन करना या रेस्ट में लाने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता हो सकती है। बैलेंस फोर्स लगाइएगा तो कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हमने देखा कि चाहे तो वस्तु रेस्ट में होगा चाहे तो मोशन में होगा। अगर इसकी स्थिति में आपको क्या लाना है, चेंज ला दिए, चेंज ला दिए, चेंज ला दिए तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका न्यूटन गति का प्रथम नियम कहलाएगा। इसी न्यूटन गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। कुछ ही का नियम कहते हो, जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया कहा किसको जाता है, यहां से हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया को, जड़त्व के नियम को समझते हैं, ठीक है ना। जड़त्व के नियम आपको पता चल गया कि न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम में आपको बताया कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना काम करे, उसे न्यूटन गति का प्रथम नियम कहते हैं। यहां से हमने देखा कि इस स्थिति में मैंने देखा, सिर्फ आपको बताया कि मोशन कैसे करता है, कोई वस्तु मूव कैसे करता है, आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई वस्तु गति में है, कैसे समझ सकते हैं कि कोई वस्तु विराम में है। तो आपको बताया कि यहाँ बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए यह जो व्यक्ति गति की स्थिति में है, लेकिन इस जो अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए यह व्यक्ति विराम में है। तो गति होना और विराम होना वो सामने वाले जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वस्तु गति में है या वस्तु आराम में है, रेस्ट में है या आराम की स्थिति में है, ठीक है ना। गति की स्थिति में है या विराम की स्थिति में, यह किस पे निर्भर करता है, तो उस ऑब्जर्वर पे निर्भर करता है, ठीक है। वहीं से आपका बात आ गया कि न्यूटन गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। फिर से लिखते हैं आपको, क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो यहाँ से हम जड़त्व के नियम के बारे में कुछ फंडामेंटल चीजों को, फंडामेंटल टिप्स को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से पढ़ते चलेंगे हम लोग इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा। इनर्शिया का आपको ऐसा यूनिट बोलेगा तो आप उसको ऐसा यूनिट में क्या डाउन कर सकते हैं, तो केजी। क्या कर सकते हैं, केजी। आपको इनर्शिया का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनर्शिया के बारे में आपको ऐसा यूनिट पूछेगा तो क्या लिखिएगा, केजी। चलिए ध्यान दीजिए इनर्शिया के बारे में। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति, फिर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा इनर्शिया के बारे में पढ़ने के लिए, कार पे या बस पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कार या बस पे, कहीं पे भी। मान लेते हो कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है, चलो यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति बैठा दिया, यह सीट है उसका, इस सीट पे कोई व्यक्ति इस तरह से बैठा हुआ है, ठीक है ना, चलो बैठा हुआ है, यह सीट है उसका, इस तरह से व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। ये उसका दो हाथ है, ऐसे वैसे बना दो, एक पैर। तो ध्यान दीजिएगा इनर्शिया क्या है। इनर्शिया में देखिएगा क्या होता है ना कि जब वस्तु एक बैठा हुआ है तो इसका जो नीचे वाला पैर है वो बस के सरफेस पर टच है, ठीक है, बस के सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद यहां तक का बॉडी, यानी यहां तक ये कमर, यानी हाफ बॉडी जो है उसके बस के सरफेस से अटैच है, यानी उस बस की सतह से टच किया हुआ है। जब यह बस जैसे बैठा हुआ है, ठीक है, रुका हुआ था ना, मोस्ट रेस्ट स्थिति में था। जैसे कहने का मतलब है कि बस पे व्यक्ति कोई चढ़ रहा था, क्या चढ़ रहा था, उस समय बस क्या था, रेस्ट, या क्या था, यह रेस्ट में था, विराम स्थिति में था, ठीक है ना, विराम स्थिति में था। जब यह गया अंदर जाके वो व्यक्ति बैठा तो भी वह जो बस है वह विराम स्थिति में है, लेकिन जिसके संपर्क में है उसका पैर, उसका हाफ बॉडी, वो किसके संपर्क में है, बस के संपर्क में है। जब बस के संपर्क में है तो जब बस स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, अपनी साथ साथ जितनी सारी वस्तुएं हैं उसके स्पर्श में सबको गति में लाने की कोशिश करेगा। चलो ठीक है, ये संपर्क में था उसका पैर, वो गति में हुआ, वो उसका हाफ बॉडी संपर्क में था, वो गति हुआ। क्या उसका ऊपर वाला बॉडी संपर्क में था, नहीं था।
जब नहीं था तो वो अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहेगा। जब विरामावस्था को बनाए रखना चाहेगा तो जब वस्तु इधर की ओर जाएगा तो ये वाला बॉडी तो यहाँ रुका हुआ रहेगा ना। यानी कहने का मतलब है वस्तु तो इधर की ओर गमन कर गया जो उसके संपर्क में था, इतना मान लेते संपर्क में था, इतना संपर्क में नहीं था, तो वस्तु इधर की ओर गमन कर लिया। लेकिन जो बाकी हाफ बॉडी है वो तो कुछ समय तक अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। कब? जब तक कोई उस पर अनबैलेंस फोर्स लगना या अनुभव जब तक ना हो। तो यहां से क्या हुआ, यहां तक ये वाला बॉडी जो है आपको नजर आ रहा है, ये बॉडी क्या है, स्पीड धर लिया यानी मोशन की स्थिति में आ गया, लेकिन उसके ऊपर वाला बॉडी है उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो लाना चाहेगा। जब लाना चाहेगा तो ये पीछे की ओर झुकेगा। जब पीछे की ओर झुकेगा तब उसको महसूस होगा कि यह जो हमें पीछे की ओर झुकेगा तो वह उस पर क्या लगेगा, एक असंतुलित बल कार्य करेगा और उसका पूरा का पूरा बॉडी क्या रहेगा, मोशन की स्थिति में चला आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपको देखिएगा, आप देखिए बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं कि ट्रेन में जो व्यक्ति या चलती ट्रेन में जो व्यक्ति होता है वो उतरते के साथ साथ अपनी स्थिति को मूव या बोल सकते हैं अपनी स्थिति को मोशन में लाता है। कहने का मतलब जैसे ही उतरता है चलती ट्रेन या बस से तो वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा बॉडी उस ऑब्जर्वर के सापेक्ष या ट्रेन के सापेक्ष रुका हुआ तो है, लेकिन ट्रेन के सापेक्ष, ट्रेन में जो व्यक्ति है, जितने सारे व्यक्ति उसके सामने वो रुका हुआ है, लेकिन जो पूरा का पूरा बॉडी उसका संपर्क में है, पूरा जो पैर उसका संपर्क में है, वो क्या रहे, मोशन की स्थिति में है। अब मोशन की स्थिति में है तो अगर वो मोशन उतरते के साथ अपने स्थिति को मोशन में नहीं लाया तो वो आगे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि उसका जो नीचे वाला पैर है या बोल सकते उसका जो पैर जो उसके संपर्क में था वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहेगा। अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उसे कुछ दूर तक दौड़ना होगा। जब तक वो नहीं दौड़ेगा, अपनी स्थिति को चेंज करना एकदम अचानक से चेंज करने लगेगा तो उसको नुकसान हो सकता है। यहीं पे आप देख सकते हैं कोई भी स्थिति को अचानक चेंज करेगा तो उससे नुकसान हो सकता है। जैसे में आपको बता लेते हैं कि क्या होगा, जैसे कोई कार चालक है अपनी स्पीड को 100 के स्पीड से गाड़ी चला रहा है, अगर उसे एक मोड़ मिल जाए, एकदम तीखा मोड़ मिल जाए और उसे क्या करना है, यू टर्न लेना है, या मान लेते हैं यू टर्न लेना है, कोई इमरजेंसी है, यू टर्न लेना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्थिति को बदलना पड़ेगा, धीरे धीरे बदलना पड़ेगा, धीरे धीरे बदल करके वो अपने यू टर्न लेगा या मुड़ेगा। अचानक से यू टर्न लेता है तो क्या हो जाएगा, उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ से आपको ज्ञात होना चाहिए कि जड़त्व एक बात हमेशा कहता है कि अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जड़त्व का दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम जड़त्व और दूसरा होता है गति जड़त्व। विराम जड़त्व से आपको याद होना चाहिए, विराम जड़त्व से याद होना चाहिए कि जो वस्तु अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है उसे विराम जड़त्व कहते हैं, और जो वस्तु अपनी गतियावस्था को बनाए रखना चाहता है उसे गति जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए जब इनर्शिया का बात आए, कौन सी का बात है भैया, जब इनर्शिया का बात आए, इनर्शिया का बात आए तो इनर्शिया जड़त्व का बात आएगा ना, तो जब इसका ऐसा यूनिट बोलेगा, यूनिट यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको ध्यान दीजिएगा, यूनिट बोलेगा तो आप केजी से डाउन कर सकते हैं। आपको केजी याद रखना, केजी से आप इसके ऐसा यूनिट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कुछ बातें छूटे होंगे उसको भी कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ जब आपका क्लास खत्म होगा ये आपका मोशन तो आपके कुछ न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चंस लाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए हर एक वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने का। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।